देखिए, फुटबॉल में अगला सीजन 4 बड़े क्लब्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी। इन चारों क्लब्स के पास बड़े नेम्स हैं, बड़ा पैसा है और एक बहुत बड़ी फैन बेस है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले सीजन में कामयाबी सिर्फ उनके इतिहास या स्टार प्लेयर्स के दम पर नहीं मिलने वाली। सच्चाई तो ये है कि हर क्लब के सामने, पिच के अंदर और पिच के बाहर कुछ बहुत गंभीर मुश्किलें हैं और इन्हें सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर सिटी से। अब सोचिए, मैनचेस्टर सिटी एक बिल्कुल नए दौर में एंटर कर रही है। पेप गार्डियोला के अंडर कई सालों तक लगातार सफलता देखने के बाद अब इस क्लब को एंजो मार्सिका के अंडर खुद को एडजस्ट करना होगा। और यकीन मानिए, ये कोई आम बदलाव नहीं है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फुटबॉल सिस्टम में से एक बनाया था। तो मार्सिका के सामने चुनौती ये है कि उन्हें इस पहचान को कंटिन्यू भी रखना है और साथ ही अपने खुद के आइडियाज को भी ऐड करने हैं। अब जरा समझिए, सबसे बड़ी टेक्टिकल चुनौती क्या है? तो वो है अर्लिंग हालैंड को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए। देखिए, मार्सिका आमतौर पर एक ऐसा स्ट्राइकर पसंद करते हैं जो डीप ड्रॉप करके बिल्डअप प्ले में मदद करे। लेकिन हम सब जानते हैं कि हालैंड बॉक्स के अंदर स्पेसेस पर अटैक करने और चांसेस फिनिश करने में सबसे बेस्ट है। तो यही से कहानी बदलती है। सिटी को एक सही बैलेंस ढूंढना ही होगा। उन्हें पोजीशन पर कंट्रोल भी रखना होगा, लेकिन साथ ही हालैंड की जो डायरेक्ट गोल थ्रेट है उसका भी पूरी तरह इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है उनका मिडफील्ड। सिटी आज भी रॉड्री पर ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन अब रॉड्री अवेलेबल नहीं होते तो मानो टीम अपना कंट्रोल, अपना बैलेंस और डिफेंस के सामने मिलने वाली प्रोटेक्शन सब कुछ खो देती है। और हाँ, उनके कॉन्ट्रैक्ट का मसला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें खोना या उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड न कर पाना वो क्लब के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। एक और बात, सिटी को अब नए लीडर्स की भी जरूरत है। केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स और एडरसन जैसे प्लेयर्स के जाने का सीधा सा मतलब है कि ड्रेसिंग रूम से बहुत सारा एक्सपीरियंस और टीम की पुरानी पहचान कम हो गई है। अब जो यंग और नए प्लेयर्स है ना, उन्हें आगे आकर ज्यादा जिम्मेवारी लेनी ही होगी और उनके वाइड प्ले को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। भले ही सिटी के पास जेरेमी डोकू और एंटोन सेमेन्यो अच्छी पेस और ड्रिबलिंग है, लेकिन उन्हें वाइड एरिया से कहीं ज्यादा कंट्रोल्ड क्रिएटिविटी चाहिए। उन्हें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो लो ब्लॉक्स को आसानी से तोड़ सके, ना कि सिर्फ डिफेंडर के सामने अंधाधुंध दौड़ लगाते रहें। और हाँ, पिच के बाहर भी हालात इतने आसान नहीं है। प्रीमियर लीग फाइनेंशियल चार्जेस और नए कॉस्ट रेशियो रूल्स की वजह से सिटी को एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि क्लब को वेजेस, ट्रांसफर, स्पेंडिंग और प्लेयर सेल्स के मामले में बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तो अब जरा देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के मेन इम्प्रूवमेंट्स एरियाज क्या क्या हैं। सबसे पहले मार्सिका के सिस्टम में जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना, दूसरा रॉड्री के एब्सेंट होने पर टीम को प्रोटेक्ट करना और तीसरा वाइड एरियाज में थोड़ी और क्रिएटिविटी ऐड करना। इसके अलावा जो लीडरशिप उन्होंने लॉस की है उसे रिप्लेस करना और हाँ, फाइनेंशियल प्रेशर को भी केयरफुली मैनेज करना। देखिए, सिटी के पास अभी भी एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सीजन असल में ये टेस्ट करेगा कि क्या वो गार्डियोला के जाने के बाद भी पहले की तरह ही डोमिनेट कर सकते हैं या नहीं। तो चलो अब बात करते हैं लिवरपूल की। इनकी चैलेंज थोड़ी अलग है। वह लोग सिर्फ प्लेयर्स ही चेंज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी फुटबॉल आइडेंटिटी को फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक डिसअपॉइंटेड सीजन के बाद एंडोनी इरोला अपने हाई इंटेंसिटी स्टाइल के साथ आते हैं। उनका जो फुटबॉल है ना, वो अग्रेसिव है, फास्ट है और पूरी तरह से प्रेसिंग पर बेस्ड है। और मजे की बात ये है कि यह लिवरपूल के मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत मैच करता है, खासकर उनके फेमस हैवी मेटल फुटबॉल स्टाइल से। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। अब जरा समझिए, पिछले सीजन लिवरपूल की प्रेसिंग काफी ड्रॉप हो गई थी। टीम को प्ले थ्रो करना बहुत आसान हो गया था और खासकर राइट साइड पर। ओपोनेंट्स को मिडफील्डर और फुल बैक्स के ठीक पीछे बड़ी आसानी से स्पेस मिल रही थी। इसलिए अब इरोला को टीम को फिर से कम्पैक्ट, अग्रेसिव और ऑर्गेनाइज्ड बनाना ही होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है मोहम्मद साला।
एंडी रॉबर्टसन और इब्राहिम कोनाते जैसे की प्लेयर्स का डिपार्चर। जाहिर सी बात है, साला के गोल्स और टीम पर उनके इन्फ्लुएंस को किसी भी एक प्लेयर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लिवरपूल को अब एक ऐसा नया राइट विंगर चाहिए जो स्कोर भी कर सके, प्रेस भी कर सके और डिफेंडर्स को 1-on-1 बीट करने का भी दम रखता हो। यही से कहानी में एक और मेजर प्रॉब्लम आती है, उनका राइट बैक। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के जाने के बाद से ही लिवरपूल को अभी तक कोई स्टेबल सोल्यूशन नहीं मिला है। हाँ, जेरेमी फ्रिम्पोंग अच्छी अटैकिंग क्वालिटी जरूर देते हैं, लेकिन डिफेंसिवली वे काफी स्ट्रगल कर चुके हैं। इरोला को एक ऐसा राइट बैक चाहिए जो फास्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और उनके हाई प्रेसिंग सिस्टम में पूरी तरह सही हो, तो वहाँ भी पेस की बहुत ज़रूरत है। इरोला एक हाई डिफेंसिव लाइन चाहते हैं, लेकिन ये तभी काम करती है जब सेंटर बैक्स बॉल लॉस होने के बाद जल्दी से रिकवर कर ले। पर अब कोनाते के जाने के बाद और वैनजिक के ओल्डर होने के साथ साथ लिवरपूल को एक नया डिफेंसिव कोर बनाना ही होगा। मिडफील्ड में देखें तो डोमिनिक सजोबोस्लाई इरोला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर लगते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है और कमाल की अटैकिंग क्वालिटी है जिससे वह इस टीम के इंजन बन सकते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। लिवरपूल को उनके साथ साथ एक और डायनामिक मिडफील्डर की सख्त जरूरत है। और एक आखिरी बात, वर्ल्ड कप भी उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई लिवरपूल प्लेयर्स लेट रिटर्न कर सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इरोला को प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले अपने फुल स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अगर हम लिवरपूल के मेन इम्प्रूवमेंट एरियाज की बात करें तो उन्हें किन चीज़ों पर काम करना होगा। सबसे पहले अपनी उस पुराने अग्रेसिव प्रेसिंग को फिर से रिस्टोर करना होगा। दूसरा, साला के गोल्स और उसके खतरनाक राइट विंग थ्रेट को रिप्लेस करना होगा। और तीसरा, अपने राइट बैक पोजीशन को किसी तरह फिक्स करना होगा। इसके अलावा डिफेंस में थोड़ी पेस और स्टेबिलिटी ऐड करनी होगी। और हाँ, डीप डिफेंसिव ब्लॉक्स के अगेंस्ट अपने खेल को और इम्प्रूव करना होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि लिवरपूल के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका जो ये रिबिल्ड है ना, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर नया सिस्टम क्लिक कर गया तो यकीनन वह ज़बरदस्त बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उन्हें एक और इनकंसिस्टेंट सीजन का सामना करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एक कमबैक से लेकर एक रियल टाइटल चैलेंज तक का उनका सफ़र। हम सब ने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने माइकल कैरिक के अंडर कितना स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट किया। एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टार्ट के बाद भी उन्हें थर्ड फिनिश किया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब उनके सामने चैलेंज और भी बड़ा है। उन्हें अभी ये प्रूव करना ही होगा कि उनकी ये राइज सिर्फ कोई शॉर्ट टर्म रिएक्शन नहीं थी। अभी जरा समझिए कैरिक ने किया क्या। उन्होंने टीम को एक ज्यादा नेचुरल 4-2-3-1 शेप में वापस लाया और इसे पूरी तरह से स्टेबलाइज किया। इससे उनका अटैक इम्प्रूव हुआ और ब्रूनो फर्नांडिस, बेंजामिन सेस्को, ब्रायन मेवियोमो और मैथ्यूज कोना जैसे प्लेयर्स ने यूनाइटेड को एक रियल थ्रेट बना दिया। लेकिन सच तो ये है कि यूनाइटेड अभी भी ट्रांजिशन और इंडिविजुअल क्वालिटी के मूवमेंट्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड थी। यही से पूरी कहानी बदलती है। अगले सीजन यूनाइटेड को मैच पर कहीं ज्यादा कंट्रोल चाहिए। वह लोग सिर्फ काउंटर अटैक के भरोसे नहीं बैठ सकते। टॉप प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग टीम्स के अगेंस्ट उन्हें अपना पोजीशन बहुत बेहतर रखना होगा, अटैक्स को बिल्ड करना होगा और मैचेस को लॉन्गर पीरियड तक कंट्रोल करना सीखना होगा। उनके लिए एक मेजर टेक्टिकल इम्प्रूवमेंट है उनका रेस्ट डिफेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब यूनाइटेड अटैक कर रही हो तब भी उनके पास सही पोजीशन में इनर प्लेयर्स होने चाहिए ताकि काउंटर अटैक्स को रोका जा सके। पिछले सीजन हमने देखा कि पोजीशन लॉस होने पर वह कभी कभी बहुत ओपन हो जाते थे। मिडफील्ड भी उनके लिए एक बहुत बड़ा की एरिया है। कैसेमीरो के जाने के बाद यूनाइटेड को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो ड्यूल्स जीत सके, प्रेशर को रेसिस्ट कर सके
और बॉल को आगे प्रोग्रेस कर सके। हाँ, एडरसन का अराइवल इसमें हेल्प जरूर करता है, लेकिन यूनाइटेड को शायद अभी भी एक और ऐसे मिडफील्डर की जरूरत है जो गेम्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। अगर गोल कीपिंग की बात करें तो वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल लग रही है, क्योंकि सैनी लीमंस का सीजन काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी एक बैकअप गोलकीपर की डेप्थ अभी भी नीडेड है, खासकर तब अगर अंद्रे ओनाना, अल्तेफ बाइंदीर टीम लीव करते हैं। और हाँ, फाइनेंशियली देखा जाए तो यूनाइटेड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। उनके नए फाइनेंशियल रूल्स का सीधा सा मतलब है कि उन्हें अपने एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट को हर हाल में रिड्यूस करना होगा और वेस्टफुल स्पेंडिंग को अवॉइड करनी होगी। माना कि न्यू ट्रैफर्ड स्टेडियम प्रोजेक्ट फ्यूचर रिव्यू में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी क्रिएट करता है। तो कुल मिलाकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन इम्प्रूवमेंट्स एरियाज क्या हैं? पहला, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल से थोड़ा आगे बढ़ना। दूसरा, अपने पोजेशन और बिल्ड अप प्ले इम्प्रूव करना। तीसरा, एक स्ट्रॉन्गर रेस्ट डिफेंस बिल्ड करना। चौथा, स्क्वाड में एक और टॉप मिडफील्डर प्रोफाइल ऐड करना। पांचवा, अपने वेजेस और डेट प्रेशर को जल्द से जल्द रिड्यूस करना। और आखिरी, अपने एकेडमी प्लेयर्स को स्मार्टली यूज करना। सोचिए, इसमें दो राय नहीं कि यूनाइटेड के पास फिलहाल एक अच्छा मोमेंटम है, लेकिन नेक्स्ट सीजन ही असली आईना दिखाएगा। यह साबित करेगा कि क्या वे सच में वापस आ गए हैं या फिर ये सब सिर्फ टेम्परली इम्प्रूव्ड हुए हैं। तो बात करते हैं चेल्सी की। देखिए, चेल्सी एक और मेजर रीसेट में एंटर कर रही है और इस बार याबी अलोंसो के अंडर। स्क्वाड में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्लब पिच पर भी और बिहाइंड द सीन भी काफी अनस्टेबल रहा। अब ये समझिए, चेल्सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैलेंस। उन्होंने यंग प्लेयर्स पर हैवली स्पेंड किया, बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन स्क्वाड में लीडरशिप, एक्सपीरियंस और इमोशनल कंट्रोल की साफ कमी दिखाई देती है। और हाँ, हम सब जानते हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स सिर्फ इनकंसिस्टेंसी ही क्रिएट कर सकते हैं। अलोंसो अब एक क्लियर टैक्टिकल आइडेंटिटी रिबिल्ड करना चाहते हैं, लाइकली 3-4-2-1 शेप के अराउंड। इसके लिए चेल्सी को एक मजबूत डिफेंसिव स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग विंग बैक्स और रिलायबल सेंटर बैक्स चाहिए। सोचिए, रीस जेम्स को अगर एक वाइडर सेंटर बैक रोल में मूव किया जाए तो ये उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने और उनकी क्वालिटी को सही से यूज करने में काफी हेल्प कर सकता है। चेल्सी को एक कॉन्फिडेंट स्वीपर कीपर चाहिए, एक ऐसा कीपर जो प्रेशर में पास कर सके और डिफेंस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके, क्योंकि एक स्टेबल गोलकीपर के बिना न पूरी डिफेंसिव लाइन नर्वस हो जाती है। और हाँ, फाइनेंशियली भी चेल्सी बहुत ही सीरियस प्रेशर में है, उनके लॉसेस बहुत हाई है और यूईएफए रूल्स स्पेंडिंग पर कड़ी लिमिट्स क्रिएट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लब को प्लेयर सेल करने ही होंगे, अपनी कॉस्ट्स रिड्यूस करनी होगी और एक और रैकर्स ट्रांसफर विंडो को हर हाल में अवॉइड करना होगा। उनके मेडिकल डिपार्टमेंट को भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। पिछले सीजन चेल्सी ने एक मेजर इंजरी राइस सफर किया था, जिसमें रीस जेम्स, रोमियो लाबिया और कई डिफेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड मिस कर गए। लेकिन नेक्स्ट सीजन यूरोपियन फुटबॉल के बिना चेल्सी के पास अपनी फिटनेस रिबिल्ड करने और इंजरीज को रिड्यूस करने का एक अच्छा चांस है। और एक सबसे जरूरी बात, क्लब को अब सिर्फ टीनेजर्स को खरीदना बंद करना ही होगा। उनके फ्यूचर प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो 24 से 28 की एज में हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, फिजिकल मैच्योरिटी हो और लीडरशिप भी हो। तो कुल मिलाकर चेल्सी के मेन इम्प्रूवमेंट्स एरियाज क्या हैं? पहला, अलोंसो को इस टैक्टिकल रिबिल्ड को फुल कंट्रोल देना होगा। दूसरा, स्क्वाड में एक्सपीरियंस और लीडरशिप ऐड करनी होगी। तीसरा, गोलकीपर पोजीशन को जल्द से जल्द फिक्स करना होगा। चौथा, मेडिकल और फिटनेस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा। पांचवा, फाइनेंशियल रूल्स मीट करने के लिए प्लेयर्स सेल करने होंगे। और आखिरी, स्क्वाड को बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स से ओवरलोड करना बिल्कुल बंद करना होगा। देखिए, चेल्सी रिकवर जरूर कर सकती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब क्लब शांत रहे, काम रहे और पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड बने। यही से कहानी अपने नतीजे पर पहुंचती है। नेक्स्ट सीजन ये चारों क्लब्स अलग अलग चैलेंज फेस कर रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी को ये प्रूव करना होगा कि वे पेप गार्डियोला के बाद भी एलीट रह सकते हैं। लिवरपूल को एंडोनी इरोला के अंडर
अपनी उस पुरानी प्रेसिंग आइडेंटिटी को रिबिल्ड करना होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी इस कमबैक को एक सीरियस टाइटल चैलेंज में बदलना होगा और चेल्सी को यहाँ भी अलोंसो के अंडर फाइनली इस क्योस से निकलकर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना होगा। देखिए, सबसे बड़ा थीम बहुत सिंपल है। अब सिर्फ पैसा और बड़े नेम्स इनफ नहीं है। इन बड़े क्लब्स को क्लियर टैक्टिक, स्मार्ट रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल और एक बेटर स्क्वाड बैलेंस चाहिए। सच तो ये है कि जो टीम अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे फास्ट सॉल्व करेगी उसी के पास नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग चैलेंज करने का सबसे अच्छा मौका होगा। तो ये थी वो 4 टीमें जो अगले सीजन आर्सेनल को टक्कर दे सकती हैं और ये थी उन कामों की लिस्ट जो इनको करने ही पड़ेंगे।